नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। कल हमने हिंदी भाषा इकाई 1 की प्रस्तुति करी थी, भाग 1। आज हम उसी का अगला भाग करेंगे और कल हमने उसमें 35 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उसमें आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। और दूसरा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, जिससे मुझे यही नहीं पता चलता कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो चलो करते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक तरफ हमारे नाम है, एक तरफ हमारे उपनाम है, यानी एक तरफ हमारी बोलियाँ हैं और बोलियों के अन्य नाम है। तो हरियाणवी, अवधी, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, इनको अन्य नाम क्या क्या है? इनके अन्य नाम, एक तरफ दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली, खलाटी लरिया, रिवाई, बंगारू या देशवाली, बेसवाड़ी या अंतर्वेदी। तो किसको क्या कहा जाता है? तो हरियाणवी को क्या कहा जाता है? खलाटी या लरिया। अवधी को क्या कहा जाता है? बेसवाड़ी। कौरवी को खड़ी बोली। ये हमारे प्रश्न पत्र में मैचिंग के लिए आता है ना, मिलान करिए, उसके लिए है ये। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता है? सर यहाँ पे आपका होगा कि हरियाणवी को कहा जाता है बंगारू और देशवाली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी का होगा खलाटी या लरिया। बघेली को क्या कहा जाता है? रिवाई, और ब्रजभाषा अंतर्वेदी। समझ में आया आपको? हरियाणवी, बंगारू या देशवाली, ठीक है। अवधी, बेसवाड़ी, कौरवी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, खलाटी या लरिया, बघेली, रिवाई, ब्रजभाषा, अंतर्वेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने वैसे सूची में नहीं बनाया, लेकिन आप लोग मिलान के उससे देखो कि हरियाणवी को बंगारू या देशवाली, अवधी को बेसवाड़ी, कौरवी को खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी को खलाटी या लरिया, बघेली को रिवाई और ब्रजभाषा को अंतर्वेदी, ठीक है, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी। तो ये हमारा हुआ प्रश्न संख्या 36। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। इसमें एक तरफ नामकरण है और एक तरफ विद्वान है। किस विद्वान ने किस बोली को क्या नाम दिया? इसको भी सेम ऐसे ही मिलाना है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। एक तरफ नामकरण, कौरवी नाम किसने दिया? राजस्थानी, डिंगल, ब्रजबुली, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, ये नाम किस किसने दिए? दूसरी तरफ है कॉलब्रुक, राहुल सनकताइन, ईश्वरचंद, बांकीदास, रेमंड, ग्रिएशन और ग्रिएशन, ठीक है। तो दो नामकरण ग्रिएशन ने किए थे ना, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप लोगों को इनके याद करने की। तो कौरवी नाम किसने दिया बेटा? राहुल सनकताइन ने, ठीक है। राजस्थानी नाम किसने दिया? किसने दिया राजस्थानी नाम, बताओ मुझे जल्दी। जॉर्ज ग्रिएशन ने। किसने दिया? जॉर्ज ग्रिएशन ने। डिंगल किसने दिया? बांकीदास ने। ब्रजबुली, ईश्वरचंद। बिहारी, बिहारी नाम भोजपुरी किसने दिया? रेमंड। बिहारी किसने दिया? जॉर्ज ग्रिएशन। मैथिली किसने दिया? कॉलब्रुक। तो ये मैचिंग आपको समझ में आई? कौरवी, राहुल सनकताइन, राजस्थानी, जॉर्ज ग्रिएशन, डिंगल, बांकीदास, ब्रजबुली, ईश्वरचंद, बिहारी, जॉर्ज ग्रिएशन, मैथिली, कॉलब्रुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते। अगला क्वेश्चन हमारा 38वां। खड़ी बोली को गवारू बोली किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने या किशोरीदास वाजपेयी ने? खड़ी बोली को गवारू बोली किसने कहा? किसने कहा था खड़ी बोली को गवारू बोली? बताओ मुझे जल्दी। गवारू बोली किसने कहा था? गिल क्राइस्ट ने। किसने कहा था? गिल क्राइस्ट ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1967 में, 1963 में या 1965 में या 1968 में? कब पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम? बताओ मुझे आप लोग, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1967 में, 1963 में, 1965 में या 1968 में? कब पारित हुआ था? 1963 में ये पारित हुआ था और 1967 में ये संशोधित हुआ था। क्या हुआ था ये? 1967 में संशोधित हुआ था। याद रखना कि 63 में ये पारित हुआ था और 1967 में ये संशोधित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 10 जनवरी 1949, 17 सितंबर 1949, 18 जनवरी 1949, 14 सितंबर 1949। कब मिला? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? कब मिला?
बताओ मुझे आप लोग, 14 सितंबर 1949 को। फिर अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान उपलब्ध हैं। भारत के संविधान में जो राजभाषा संबंधित प्रावधान है वो उपलब्ध है। भाग 17 अध्याय 4 अनुच्छेद 343 से 351 में, भाग 17 अध्याय 5 अनुच्छेद 343 से 51 में, भाग 16 अध्याय 4 अनुच्छेद 344 से 350 में। किस में उपलब्ध है? जो राजभाषा संबंधित हमारे प्रावधान दिए गए वो किस में उपलब्ध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए, भाग 17 अध्याय 4 अनुच्छेद 343 से 351 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया ये कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 344 में, 343 में, 347 में या 346 में? किस में कहा गया ये? 343 में। किस में कहा गया ये? 343 में, कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन हुआ? किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन हुआ? 344 में, 343 में, 346 में या 347 में? किस में हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बेटा 344 में। 343 में कहा गया कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और राजभाषा आयोग का गठन किया गया 344 में। याद रखना, ये भूलने नहीं है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकते हैं, ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान निकाला गया कि किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया ये? 346 में, 347 में, 348 में या 345 में? किस में कहा गया ये? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा डी, 345 में। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा अंग्रेजी होगी। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की जो भाषा है वो अंग्रेजी होगी? किस में कहा गया ये? 346 में, 347 में, 348 में या 349 में? किस में कहा गया ये? 346 में। किस में कहा गया? विकल्प 1, 346 में। फिर आए हम उच्च न्यायालय या न्यायालय। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, यानी न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो सभी कार्रवाई है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? 347 में, 348 में या 350 में? किस में कहा गया ये? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन बी, 300। अगला क्वेश्चन है हमारा 47, 15 वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया? 15 वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया ये? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 349 में, 350 में या 351 या 348 में? तो इसका सही विकल्प होगा 349 में। फिर इसका अगला क्वेश्चन हमारा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किस अनुच्छेद में कहा गया? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किस अनुच्छेद में कहा गया? तो इसका ऑप्शन है हमारे 349, 350 में, 351 में या 348 में? तो किस में कहा गया बेटा हमारा? इसका सही विकल्प हमारा होगा 350 में। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन 49 नंबर, हिंदी भाषा का प्रसार किस अनुच्छेद में किया गया? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रसार करें? किस अनुच्छेद में कहा गया? 349 में, 350 में, 351 में या 348 में? किस में कहा गया? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा 351। तो हमने 343 से लेकर 351 सभी अनुच्छेदों को पढ़ा ना, और आप लोगों को इन चीज़ों को भूलना नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सही करके आना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 50वां, 21वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया? जो हमारा 21वां संशोधन हुआ उसमें किस भाषा को जोड़ा गया और कब हुआ? सिंधी भाषा 1967 में, कोंकणी 1992 में, मैथिली 2003 में। तो ये कब हुआ? सिंधी भाषा 1967 में हुआ था और सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, 92वां संशोधन कब हुआ? यानी जो हमारा 92वां संशोधन है वो कब हुआ था? 1967 में, 1968 में, 2003 में, 1992 में। कब हुआ था हमारा 92वां संशोधन? 92वां संशोधन हमारा कब हुआ था? बताओ मुझे जल्दी। 92वां संशोधन हमारा हुआ था 2003 में। ठीक है, याद रखना है ये। फिर है 92वें संशोधन में इनमें से कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था? 92वें संशोधन में इनमें से कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था? तो मैथिली, कोंकणी, डोगरी, बोडो या संथाली। तो इनमें से किस भाषा को जो था वो हमारे 92वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया? तो हमारी कोंकणी को हमारे 92वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया था। इसको कौन से संशोधन में शामिल किया गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, 71वें संशोधन में किस भाषा को शामिल किया गया था? जो 71वां संशोधन हुआ था उसमें किस भाषा को शामिल किया गया था? नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को, सभी को। लो, आपका उत्तर यहीं पे मिल गया। बताओ मुझे किसको किया गया था? नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को या सभी को? तो इसका बेटा सही विकल्प क्या होगा हमारा? सभी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, लिपियों का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 54, लिपियों का सही क्रम देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त या कुटिल। यानी कौन सी लिपि जो हमारी सर्वप्रथम थी, उसके बाद कौन सी लिपि आई, उसके बाद कौन सी लिपि आई और उसके बाद कौन सी लिपि आई, इसी विकास क्रम में जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारी विकल्प देखते हैं। सबसे पहले देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त या कुटिल। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल या देवनागरी। कुटिल, देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त, गुप्त, ब्राह्मी, कुटिल या देवनागरी। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा विकल्प बी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल आई, फिर देवनागरी आई। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कुटिल लिपि या सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बूलन ने क्या कहा? डॉक्टर बूलन ने एक नामकरण किया था ना कुटिल लिपि और सिद्ध मात्रिक लिपि का। क्या कहा था? सिद्ध मात्रिक लिपि कहा था क्या डॉक्टर बूलन ने? या छोटी लिपि, न्यूनकोणीय लिपि या अदृश्य लिपि, कौन सी लिपि कहा था? तो इसका विकल्प सी सही होगा। इसका विकल्प सी सही है। डॉक्टर बूलन ने इसे न्यूनकोणीय लिपि कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, 56 नंबर, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये और हर बार पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। तो ऑप्शन है हमारे गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या शारदा लिपि। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर, हिंदी संस्कृत की लिपि है। हिंदी या संस्कृत की लिपि है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि या देवनागरी लिपि। तो हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है? हिंदी और संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा विकल्प डी, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ये जो ग्रिम नियम है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार मोस्टली पूछा गया। पुराने पेपर उठा के देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से या कोश विज्ञान से। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से। किससे है? ऑप्शन ए, स्वनिम विज्ञान से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। पश्चिमी हिंदी की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बंगारू। इनमें से चारों बोली में से कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? और ये किसकी बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है हमारी ब्रजभाषा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? ग्वालियर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। बताओ मुझे ग्वालियर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारी बुंदेली। ठीक है, उसके बाद देखो 61वां नंबर, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, कौन सी भाषा है जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताओ मुझे। तो इसका सही विकल्प होगा
इसका सही विकल्प आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेशन में बताओगे और उसके बाद मैं आप लोगों को सही विकल्प इसका बताऊंगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग का जब प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ मुझे। बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेलकर, बताओ मुझे। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन कमेंट सेशन के लिए रखे थे, लेकिन आप लोगों ने एक ने भी कमेंट करके मुझे नहीं बताया। और आज मैं ये एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 63वां नंबर, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य ने किया? देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हमारा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हमारा राजस्थान में, ऑप्शन डी हमारा गुजरात में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात में, गुजरात में हुआ था। ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर हमारा 64 नंबर, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को, किशोरीदास वाजपेयी को। किसको कहा जाता है हिंदी का पाणिनि बताओ। तो इसका होगा बेटा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु को। फिर है, अंगिका किस राज्य की बोली है? यानी जो अंगिका बोली है वो किस राज्य की है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की या बिहार की? किस राज्य की बोली है? तो इसका सही विकल्प हमारा क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़े हैं, और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं आप लोग को जो पढ़ा रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद, और इसी के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।